इरफान सर के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 12 की चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का ये सेकंड टॉपिक है जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड कूलम्ब फोर्स। तो इसके पहले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कूलम्ब फोर्स क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि कूलम्ब फोर्स किन बातों पर डिपेंड करता है और किन बातों पर डिपेंड नहीं करता है। फिर मैंने बताया था कि कूलम्ब फोर्स के लिए कूलम्ब्स का क्या लॉ है। फिर मैंने आपको बताया था कि कूलम्ब फोर्स अगर दो चार्ज Q1 और Q2 एयर में रखा हुआ है तो कूलम्ब फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है, अगर वो मीडियम में है तो कूलम्ब फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है। फिर मैंने आपको बताया था कब कूलम्ब फोर्स अट्रैक्टिव होगा और कब रिपल्सिव होगा, और फिर मैंने आपको ग्राफ बताया था और कुछ प्रॉब्लम्स करके बताया था। आज जो हमारे लेक्चर्स का टॉपिक है वो है नेचर ऑफ कूलम्ब फोर्स। आज हम आपको कूलम्ब फोर्स के नेचर के बारे में बताएंगे कि इसकी क्या प्रकृति होती है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपके पास चार्ज Q1 इंटू Q2 इसका वैल्यू 0 से बड़ा आता है तो फोर्स रिपल्सिव होता है, और फिर मैंने बताया था आपको कि अगर Q1 इंटू Q2 ये लेस देन 0 होता है तो फोर्स अट्रैक्टिव होता है। तो इन दोनों मैथमेटिकल इक्वेशन से ये पता चल पा रहा है कि कूलम्ब फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कूलम्ब फोर्स की ये है कि इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये कूलम्ब फोर्स का फर्स्ट नेचर है। मतलब दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों का फोर्स काम कर सकता है। दूसरा जो इसमें टॉपिक है ये है सेंट्रल फोर्स। कूलम्ब फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है। आइए सेंट्रल फोर्स को समझने की कोशिश करते हैं कि यह होता क्या है। सपोज कीजिए कि यहां पर एक पॉइंट चार्ज है +Q, यहां पर एक दूसरा चार्ज है +Q1 और यहां पर एक तीसरा चार्ज है -Q2। अब हम लोग +Q चार्ज पर फोर्स जानना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि +Q चार्ज पर +Q1 चार्ज फोर्स लगाएगा और +Q चार्ज पर -Q2 चार्ज भी फोर्स लगाएगा। अब ये जानना चाहेंगे कि +Q चार्ज पर +Q1 चार्ज किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो फोर्स का डायरेक्शन जानने के लिए जो कंसेप्ट है वो है सेंट्रल फोर्स। मतलब आप पहले दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर दीजिए। तो जो कूलम्ब फोर्स लगेगा वो सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन पर लगता है। अब आप देखेंगे ये प्लस है और ये प्लस है, प्लस और प्लस के बीच में रिपल्सन होता है। तो ये जो फोर्स है वो इस लाइन पर ही लगेगा लेकिन इस डायरेक्शन में लगेगा। रिपल्सन का फोर्स है इसलिए इधर लगेगा। तो अगर आपको कूलम्ब फोर्स का डायरेक्शन मालूम करना है तो सबसे पहले जिन दो चार्ज के बीच कूलम्ब के फोर्स का डायरेक्शन मालूम करना उसके सेंटर को मिला दें। उसके बाद आप देखें कि दोनों चार्ज सिमिलर है या डिसिमिलर है। अगर चार्ज सिमिलर होगा तो फोर्स रिपल्सिव होगा और वो ज्वाइनिंग लाइन के आउटवर्ड काम करेगा, और अगर चार्ज डिसिमिलर होगा तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा और वो ज्वाइनिंग लाइन के इनसाइड काम करेगा। जैसे आप देखिए इस केस में ये चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा तो पहले आप सेंटर को ज्वाइन कर दें। अब आप देखेंगे ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है, नतीजा ये चार्ज इस चार्ज को अपनी तरफ पुल करेगा और इसी लाइन पर पुल करेगा। तो ये फोर्स हो गया F2। तो हमने बताया कि सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू पॉइंट चार्जेस। मतलब कूलम्ब फोर्स जो है वो दो चार्ज के सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन पर काम करता है। वो इनवर्ड भी हो सकता है और आउटवर्ड भी हो सकता है। अगर फोर्स रिपल्सिव होगा तो आउटवर्ड होगा और फोर्स अट्रैक्टिव होगा तो इनवर्ड होगा। इस कॉन्सेप्ट से आप किसी एक चार्ज पर दूसरे चार्ज के कारण किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा यह आप डायरेक्शन जान सकते हैं। तो सेंट्रल फोर्स का कंसेप्ट आपको देता है कि आप किसी एक चार्ज पर दूसरे चार्ज के कारण फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा यह आप मालूम कर सकेंगे। तो पहला नेचर यह है कि कूलम्ब फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, और दूसरा नेचर यह है कि यह सेंट्रल फोर्स है। तीसरा कहता है कि यह प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है।
कूलम फोर्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता क्या है। सपोज कीजिए कि यहां पर एक चार्ज है प्लस क्यू, यहां पे एक चार्ज है प्लस Q1 और यहां पर एक चार्ज है माइनस Q2। अब हम लोग प्लस Q चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन जानना चाहते हैं। तो अभी मैंने बताया कि फोर्स का डायरेक्शन जानने के लिए आपको दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर देना होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन होगा, इसलिए इस पर फोर्स इधर लगेगा, ये फोर्स F1 कहलाएगा। इसी तरह से ये चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा, इसके सेंटर को आप ज्वाइन कर दें, सॉरी, चार्ज माइनस Q2 प्लस Q पर फोर्स लगाएगा, फोर्स का डायरेक्शन जानने के लिए सेंटर को ज्वाइन कर देंगे। ये निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है, नतीजा ये चार्ज Q2 प्लस Q को अपनी तरफ पुल करेगा। मान लिया जाए कि ये F2 है। अब हम लोग इसे लिखेंगे F1, तो इसे कहते हैं फोर्स ऑन प्लस Q ड्यू टू प्लस Q1, फोर्स ऑन प्लस Q ड्यू टू प्लस Q1। F2 ये है फोर्स ऑन प्लस 2 प्लस Q ड्यू टू माइनस Q2। फिर से देख लें, F1 है फोर्स ऑन प्लस Q ड्यू टू प्लस Q1, F2 है फोर्स ऑन प्लस Q ड्यू टू माइनस Q2। जब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इसे पढ़ते हैं वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस। क्या पढ़ेंगे इसे? इसे पढ़ेंगे वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस। ये फोर्स F1 प्लस Q1 के कारण है, F2 माइनस Q2 के कारण है, तो इसे पढ़ेंगे वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज। फिर से जान लें, ये F1 प्लस F2 को कहा जाएगा वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज। अब F1 और F2 एक पॉइंट पर दो फोर्स काम कर रहा है और आप जानते हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला जा सकता है, मतलब दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल फोर्स बनाया जा सकता है। उस सिंगल फोर्स को कहा जाता है रिजल्टेंट फोर्स। F1 और F2 दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक सिंगल फोर्स मिलेगा और ये सिंगल फोर्स कहलाता है रिजल्टेंट फोर्स। ये रिजल्टेंट फोर्स जानने का तरीका ये है कि F1 और F2 को एडजेसेंट साइड्स लेकर एक पैरेललोग्राम बना देंगे। F1 और F2 को एडजेसेंट साइड्स लेकर एक पैरेललोग्राम डिजाइन कर देंगे। उसके बाद यहां से इसको ज्वाइन कर देंगे, इसे F से लिखेंगे तो यही कहलाता है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ये पढ़ा जाएगा रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, तो इसे हम लिखेंगे F से। और यह रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, इसे पढ़ते हैं वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज, और ये दोनों का दोनों बराबर होता है। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस इज वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज। इसी चीज को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब जितने भी फोर्सेस हैं सभी का वेक्टर सम रिजल्टेंट फोर्स के बराबर होता है। तो यहां पर लिखा हुआ है इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दैट इज रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, resultant force on a charged particle due to multiple charges is vector sum of forces due to individual charge। इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आइए आगे इसका मैथमेटिक्स देखते हैं कि इसका मैथमेटिक्स क्या है। तो F1 ये कूलम फोर्स है ऑन चार्ज प्लस Q ड्यू टू प्लस Q1। F2 ये कूलम फोर्स है ड्यू टू चार्ज माइनस Q2 ऑन प्लस Q। इन दो फोर्स के बीच का एंगल मान लिया जाए कि थीटा है। दोनों फोर्स को एडजेसेंट साइड्स लेकर एक पैरेललोग्राम बनाया गया है और यहां से यहां ज्वाइन कर दिया गया है। तो इस F को कहा जाता है रिजल्टेंट फोर्स, ये वाला F रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगा। तो डायग्राम में दिखाया गया है F1 फोर्स ऑन प्लस Q ड्यू टू प्लस Q1,
F2 है फोर्स ऑन प्लस Q ड्यू टू माइनस Q2, थीटा है एंगल बिटवीन F1 एंड F2 और F ये रिजल्टेंट है F1 एंड F2 का। अब आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में पढ़ा है कि ये जो F होता है ये F वेक्टर सम है F1 एंड F2 का। अगर और भी फोर्सेस होते हैं तो उन सभी को ऐड कर देते हैं, ये रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है। रिजल्टेंट फोर्स सारे के सारे फोर्स का वेक्टर सम होता है। आइए आगे देखते हैं। अगर आपने इनका मॉडुलस ले लिया दोनों साइड से तो F का मॉडुलस F आ जाएगा। और आपने क्लास 11 में पढ़ा था मॉडुलस ऑफ A प्लस बी होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहां पर F1 प्लस F2 का मॉडुलस है तो ये हो जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये रिजल्टेंट फोर्स के मैग्नीट्यूड का निकालने का फॉर्मूला हो गया। आइए तो आपने देखा अभी तक मैंने 3 प्रॉपर्टीज आपको बता दिया है। पहली प्रॉपर्टीज ये है कि कूलम फोर्स में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, दूसरा ये है कि ये सेंट्रल फोर्स है और तीसरा ये है कि ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। चौथा ये है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। क्लास 11 में कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपने पढ़ा होगा। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा फोर्स है जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है बल्कि इनिशियल एंड फाइनल, जिसमें वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है बल्कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो कूलम फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, दैट इज वर्क डन बाय कूलम फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, इस बात पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये 4 बेसिक्स नेचर है कूलम फोर्स के। आइए आगे हम आपको बताना चाहेंगे कूलम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या डिफरेंस है। तो इसमें मेनली 4 डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ये है कि कूलम फोर्स ये 2 चार्ज के बीच होता है, इट इज बिटवीन 2 चार्जेस, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स 2 मास के बीच में होता है, इट इज बिटवीन 2 मासेस। दूसरा डिफरेंस, इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। कूलम फोर्स का दोनों नेचर होता है, ये अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। चार्ज के सिमिलर होने पर रिपल्सिव और डिसिमिलर होने पर अट्रैक्टिव। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपल्सिव नहीं होता है, यह हमेशा अट्रैक्टिव होता है। उसके बाद है कूलम फोर्स, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स ये वीक फोर्स है। मतलब कूलम फोर्स का वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में बहुत हाई होता है। उसके बाद है इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन 2 चार्जेस। 2 चार्ज के बीच में आपने एयर रखा है या वाटर रखा है या आपने थर्मोकोल रखा है या प्लास्टिक रखा है, इससे कूलम फोर्स प्रभावित होता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इस बात से प्रभावित नहीं होता है, मतलब ये इंडिपेंडेंट होता है नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन 2 मासेस। नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन 2 मासेस, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहां पर। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन 2 मासेस। तो ये 4 बेसिक्स डिफरेंस है बिटवीन कूलम फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम लोग देखेंगे कि क्या सिमिलरिटीज होती है कूलम फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स में। तो सबसे पहली सिमिलरिटीज ये है कि बोथ आर सेंट्रल फोर्स। कूलम फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है। मतलब दोनों का दोनों फोर्स, कूलम फोर्स 2 चार्ज के सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन पर काम करता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स 2 मास के सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन पर काम करता है। मतलब दोनों का दोनों कूलम फोर्स है, सॉरी सेंट्रल फोर्स है। बोथ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। मैंने आपको बताया है कूलम फोर्स में कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है। इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है। तो चाहे वो कूलम फोर्स हो चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, ये दोनों का दोनों फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो दूसरा हो गया सिमिलरिटीज, बोथ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, बोथ फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कूलम फोर्स भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेशन लिखा गया है, रियल में ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो दोनों का दोनों फोर्स
कंजर्वेटिव फोर्स है। तो आपने देख लिया कि कूलम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या डिफरेंस है और कूलम फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या सिमिलरिटीज है। आइए नेक्स्ट हम लोग जानना चाहते हैं, आपको याद होगा पिछले क्लास में मैंने बताया था कि अगर यहां पर एक चार्ज Q1 है, यहां पर एक चार्ज Q1 है और इस जगह पर एक दूसरा चार्ज Q2 है और ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस r है और ये चार्ज एयर में रखा हुआ है, तो इनके बीच एक फोर्स लगता है और इस फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसे हम लोग परमिटिविटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस कहते हैं। तो नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि ये एप्सिलॉन नॉट की क्या परमिटिविटी होगी। एप्सिलॉन नॉट की परमिटिविटी, ये एप्सिलॉन नॉट है, ये परमिटिविटी कहलाती है। तो इसका क्या यूनिट होगा और इसका क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। तो एप्सिलॉन नॉट का अगर आपको यूनिट निकालना है या डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो पहले आप इसे सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाएंगे। अगर आप एप्सिलॉन नॉट को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाएंगे तो आपके पास जो नया इक्वेशन आएगा वो होगा 1/4 पाई f इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। Q1 ये चार्ज है, Q2 ये दूसरा चार्ज है और r दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, इन दोनों का जो यूनिट होगा वो कूलम होगा। फोर्स का यूनिट आप जानते हैं ये न्यूटन होता है और r डिस्टेंस का स्क्वायर है। तो मतलब ये हुआ कि एप्सिलॉन 0 का यूनिट कूलम का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट हो गया ग्रेविटेशनल, ये यूनिट हो गया एप्सिलॉन नॉट का यानी परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस का। आपको यहां पर दिखा दिया गया है एप्सिलॉन नॉट, ये है कूलम का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम के लिए c का स्क्वायर और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसे आप चाहें तो इस तरीके से भी आप दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन 0। तो एप्सिलॉन 0 का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको एप्सिलॉन 0 को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाना होगा। आपने सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना दिया। आप जानते हैं ये Q1 और Q2 चार्ज है और चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है AT, A फॉर एम्पियर एंड T फॉर टाइम। तो दो बार चार्ज है तो आपको दो बार AT लिखना होगा डिवाइडेड बाय फोर्स। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने क्लास 11 में पढ़ा है और आप सभी को याद है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mnt-2। उसके बाद r डिस्टेंस है और डिस्टेंस के लिए होता है L, तो ये हो जाएगा L का स्क्वायर। अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर में 80 मिलकर के a स्क्वायर t स्क्वायर आ जाएगा, जबकि नीचे में आप देखेंगे यहां m है, l पर पावर 1 और l पर पावर 2 है, तो ये हो जाएगा m l पर पावर 3। t पर पावर -2 है तो t पर पावर -2। अब आप देखेंगे ये m को ऊपर ले जाएंगे तो ये m-1 हो जाएगा, l ऊपर चला जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। t स्क्वायर पहले से था और ये t जब ऊपर चला जाएगा तो t का पावर 4 हो जाएगा, m-1 l3 t का पावर 4 और a स्क्वायर। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा परमिटिविटी का, जो कि यहां दिखाया गया है एप्सिलॉन m-1 l-3 t का पावर 4 a स्क्वायर। तो ये आपने देख लिया कि किस तरीके से हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम कर पाएंगे परमिटिविटी का। ये एयर की परमिटिविटी है। इसी तरह से अगर हम लोग को डायमेंशनल फॉर्मूला मीडियम का निकालना हो तो मीडियम की परमिटिविटी भी इसी तरह से निकालेंगे। मीडियम की परमिटिविटी का यूनिट सेम हो जाएगा और डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम आपके साथ बात करते हैं। नेक्स्ट क्या बात है वो देख लें। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा आप ये सीखेंगे। आइए आप देख रहे हैं
ये 1/4πε0 इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है। एसआई यूनिट में इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है? तो आप करेंगे क्या कि सबसे पहले पाई का वैल्यू पुट करेंगे। पाई का वैल्यू होता है 3.14 इनटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट करेंगे, ये होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब आप 4 को 3.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यह मिलेगा 12.56 इंटू 8.85। अब आप देख रहे हैं 10 टू द पावर -12 है, ये आपको डिनोमिनेटर में इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये आपको हो जाएगा 10 टू द पावर +12 और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये आपको मिलेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जब आप ये 10 टू द पावर 12 है, इससे 10 टू द पावर 3 को बाहर कर लेंगे। 10 टू द पावर 3 का वैल्यू होता है 1000, तो ऊपर में बच जाएगा 10 टू द पावर 9 और आप 12.56 को 8.85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 111.16 आ जाएगा। जब आप 1 फिर से देख लें, 1 इंटू 10^12 से 1000 बाहर कर लिया तो ये 10 टू द पावर 9 बच जाएगा। 12.56 को 8.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 111.16 आ जाएगा। अब यदि आप 1000 को डिवाइड करते हैं 111.16 से, तब आपको इसका वैल्यू आता है 8.99 जो कि लगभग इक्वल होता है 9 के। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो अब आपको याद रख लेना होगा कि 1/4πε0 का न्यूमेरिकल वैल्यू एसआई यूनिट में 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। मैं समझता हूं कि आपको यह याद हो गया है। फिर से आप एक बार दोहरा लें, 1/4πε0 का न्यूमेरिकल वैल्यू एसआई यूनिट में 9 इंटू 10^9 होता है। आप देख लें, इसी चीज को मैंने यहां पर सॉल्व करके दिखाया है। यहां पर वैल्यू पहले पुट किया पाई का, फिर पाई और 4 को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। फिर जब आप इसको 8.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां दिखाया नहीं गया है, लेकिन जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1000 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई 111.16 इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब जब आप 1000 को डिवाइड करेंगे 111.16 से तो आपको मिलेगा 9 इंटू 10^9, मतलब 1/4πε0 का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। आइए अब हम आपको और आगे की तरफ ले चलते हैं। अब आप देखेंगे कि आपको दो चार्ज Q1 और Q2 अगर एयर में रखा हुआ है तो फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है ये आप जान चुके हैं। तो एक बार फिर से देख लें, अगर यहां पर एक चार्ज है Q1, यहां पर दूसरा चार्ज है Q2 और इन दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस है R और ये दोनों का दोनों चार्ज एयर में रखा हुआ है और इसके बीच फोर्स F लग रहा है, तो F का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो अब आपको समझ में आ गया कि 1/4πε0 का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या लिया जाएगा। तो 1/4πε0 का न्यूमेरिकल वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लिया जाएगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे। क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है 2 पॉइंट चार्जेस 1 कूलम each are kept at a distance 1 meter in air. Find Coulomb force between them. Coulomb's force between them. तो अब आप गौर करेंगे
इस क्वेश्चन में चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है। पहला वाला जो चार्ज है Q1 ये बराबर है Q2 के और इसका वैल्यू है 1 कूलम। दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है और ये डिस्टेंस है 1 मीटर। आपको फोर्स का वैल्यू निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम स्क्वायर। Q1 का वैल्यू है 1 कूलम, Q2 का भी वैल्यू है 1 कूलम डिवाइडेड बाई डिस्टेंस आपको 1 मीटर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से ये कूलम स्क्वायर इस कूलम और इस कूलम से कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर इस मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 9 × 10⁹ न्यूटन। इसका अर्थ यह हुआ कि 1 कूलम के दो चार्ज को अगर 1 मीटर के डिस्टेंस पर एयर में रखा जाए तो दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा उसका वैल्यू 1 × 10⁹ न्यूटन होगा। फिर से समझिए, अगर 1 कूलम का एक चार्ज यहां पर रखेंगे और 1 कूलम का दूसरा चार्ज यहां पर रखेंगे और इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो जाएगा और ये चार्ज एयर में होगा तो इनके बीच लगने वाले फोर्स का वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम लोग 1 कूलम चार्ज का क्या डेफिनेशन होता है हम आपको यह बता पाएंगे कि 1 कूलम चार्ज क्या है। तो आइए हम लोग चलते हैं 1 कूलम चार्ज के डेफिनेशन की ओर। इसको पहले मिटा लिया जाए ताकि हम लोग ठीक से रफ कर सके। तो आइए फिर से एक बार देखते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, यूनिट ऑफ चार्ज जो कि 1 कूलम है, फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। अब आप Q1 का वैल्यू और Q2 का वैल्यू 1 कूलम ले रहे हैं और डिस्टेंस का वैल्यू 1 मीटर ले रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा वो देख लें। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बदले में 9 × 10⁹, Q1 के बदले में 1 कूलम, Q2 इसके बदले में 1 कूलम और इसके बदले में 1 मीटर। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कूलम और कूलम कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन। मतलब 1 कूलम के दो चार्ज को यदि 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा जाए तो उनके बीच लगने वाला फोर्स जो होता है वो 9 × 10⁹ न्यूटन होता है। फिर से समझिए, सपोज कीजिए कि यहां पर आपने एक चार्ज रखा है 1 कूलम और यहां पर एक चार्ज रखा है 1 कूलम और इन दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर और ये चार्ज एयर में रखा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि इन दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा वो 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला चार्ज, ये 1 कूलम का ये चार्ज 1 कूलम के इस चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा और इस फोर्स का वैल्यू होगा 9 × 10⁹ न्यूटन। इसका अर्थ यह हुआ कि 1 कूलम का ये चार्ज 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स महसूस करेगा। तो अब पूछा जाए कि 1 कूलम चार्ज क्या है, तो 1 कूलम चार्ज वह चार्ज है जो 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स महसूस करता है। फिर से जानिए, 1 कूलम चार्ज के बारे में कहा जाए कि ये क्या है, तो 1 कूलम चार्ज वह चार्ज है जो 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स महसूस करता है। कब? जब उसे 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा जाए। 1 कूलम चार्ज वह चार्ज है जो 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स महसूस करता है जब उसे 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा जाए। कहां? एयर में। किससे? एक दूसरे इक्वल चार्ज से। तो 1 कूलम चार्ज वह चार्ज है जो 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स महसूस करता है जब उसे 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए एयर में एक दूसरे इक्वल चार्ज से। तो यहां पर आपको 1 कूलम चार्ज का डेफिनेशन मिल जाएगा। 1 कूलम चार्ज इज दैट चार्ज दैट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन व्हेन केप्ट एट a distance of 1 meter in air from an equal charge। तो ये था आपको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से संबंधित बात कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो एक बार हम लोग रिकैप कर ले कि आज मैंने क्या क्या सीखा है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में और बताया कि चार्ज की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं।
आज हम आपको बता रहे थे नेचर ऑफ कूलम फोर्स, और कूलम फोर्स का नेचर 4 तरह का होता है। पहला था कि ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकते हैं। दूसरा है ये सेंट्रेड फोर्स है। तीसरा है ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। और चौथा है ये कंजर्वेटिव फोर्स है। फिर मैंने आपको बताया कि कूलम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या डिफरेंस है। फिर बताया कि कूलम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में क्या सिमिलरिटीज है। फिर मैंने आपको बताया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का न्यूमेरिकल वैल्यू एसआई यूनिट में क्या होता है। फिर यहां से हम लोगों ने 1 कूलम चार्ज का डेफिनेशन बताया। तो इस तरह से आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। बाकी बातें हम आपके साथ करेंगे लेकिन अगले क्लास में। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें।